हमारा विषय है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में ये जो विभत्स घटनाएं हो रही हैं, ये जो तमाम बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार, बच्चियों के साथ बलात्कार, क्या इनके पीछे कोई मनुवादी मानसिकता है? तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका बिल्कुल जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता है। पहले हम लोग को थोड़ा समझना होगा कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसके पहले या जो दूसरी सरकारें थीं उनमें या उनके शासनकाल में महिलाओं पर हिंसा नहीं होती थी। उत्तर प्रदेश में हमेशा महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के आंकड़े बहुत ही खतरनाक रहे हैं। यही नहीं, दलितों और शोषितों के साथ भी बलात्कार, हिंसा, अत्याचार, ये भी इसका भी बोलबाला उत्तर प्रदेश में रहा है। इसके साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि ऐसा नहीं है कि जो लोग आज सरकार चला रहे हैं उनके अलावा जो लोग दूसरे राजनीतिक दलों में हैं उनके अंदर मनुवादी विचारधारा नहीं है, या मतलब काफ़ी हद तक हावी नहीं है, या उनके व्यवहार को प्रभावित नहीं करती है। ये हमको समझना होगा कि महिलाओं का जो दर्जा है, महिलाओं की जो दुर्दशा है, वो हमारे समाज के अंदर व्याप्त है, उसकी बहुत पुरानी कहानी है। और मनुवादी मानसिकता का असर, उसका प्रभाव हमारे समाज के अंदर बहुत व्याप्त है। तमाम लोग उसके मतलब उसके साथ अपने आप को जोड़ करके देखते हैं। ऐसा कहने के बाद मैं अब थोड़ा सा हट के दूसरी बात कहना चाहूँगी कि इसके सबके होते हुए भी कोई राजनीतिक दल नहीं हमारे देश में जो स्पष्ट रूप से ये कहता हो कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, हम मनुस्मृति को ही इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, ये हमारा उद्देश्य है। एक राजनीतिक दिशा को छोड़ करके कोई दूसरी राजनीतिक दिशा इस बात को स्पष्ट रूप में मानती नहीं है, स्वीकार करती नहीं है। लेकिन जो आरएसएस के साथ जुड़े हुए तमाम संगठन हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ, उन्होंने 1950 में ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि हम इस देश के संविधान को नहीं मानते, डॉक्टर अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान को नहीं मानते, हम इस देश में मनुस्मृति को ही लागू करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारे देश का न्याय शास्त्र है। तो निश्चित रूप से जब कोई एक राजनीतिक सोच के लोग हैं जो ये बात मानते हैं कि मनुस्मृति को लागू किया जाना चाहिए, तो उनका व्यवहार, उनकी सोच दूसरों से अलग होगी, और मतलब वो और ज़्यादा कठोरता के साथ समाज के तमाम जो पीड़ित और शोषित हिस्से हैं उनके साथ पेश आएगी। एक तरह से जो मनुस्मृति की दो बहुत ख़ास बातें हैं, पहली बात तो ये, हर तरह के असमानता को उचित समझना, चाहे वो जाति असमानता हो, चाहे वो महिलाओं के और पुरुष के बीच की असमानता हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, उसके ऊपर प्रबल विश्वास रखना और जन्म के साथ असमानता को सही ठहराना, मतलब ऐसी असमानता जैसे छुटकारा पाया ही नहीं जा सकता है, उसमें विश्वास करना। एक तो मनुस्मृति की ये बहुत महत्वपूर्ण ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये है जो इसी से निकलता है कि न्याय की जो प्रक्रिया है वो भी अलग अलग जात के लोगों के साथ अलग अलग तरीके से लागू की जाएगी। अब ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि आज जो हमारा आधुनिक युग है, जनतंत्र का युग है, उसमें हम इस बात को मानते हैं कि न्याय के सामने सबको बराबर होना चाहिए। हम जानते हैं कि आर्थिक असमानता के रहते चलते, सामाजिक असमानता के चलते पूरी तरह से ये हमारे देश में लागू नहीं हुआ, लेकिन कम से कम एक हम इस ओर जाना चाहते हैं कि तमाम लोगों को न्याय की नज़रों में, न्याय की आंखों के सामने बराबर होना चाहिए, न्याय की प्रक्रिया सबके साथ बराबर तरीके से पेश आनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं
कि जब से भाजपा की सरकार केंद्र में आई है और ख़ास तौर से जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार आई है, तो न्याय की जो प्रणाली है, न्याय की जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से पेश आती है। अभी दिल्ली में भी इसके तमाम उदाहरण आए हैं सामने, उनमें मैं नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में हम महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार की बात करते हैं, तो मैं अपनी बात को यहाँ से शुरू करूँगी कि महिलाओं पर अत्याचार तो बढ़ रहे हैं, इसमें दो राय नहीं हो सकती। बहुत ही बर्बर तरीके की घटनाएं घट रही हैं। लेकिन एक बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि अभी मैंने देखा एक वीडियो जिसमें कुछ लोग जो अपने आप को सवर्ण समाज का कह रहे हैं, वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आपको हाथरस के मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों है, आप गोंडा की बात क्यों नहीं उठा रहे हैं, जहां मुसलमान लड़कों के ऊपर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बलात्कार किया, तो आप वहां जाकर के इतना हल्ला क्यों नहीं मचा रहे हैं। तो यहीं पर हमको बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई मुसलमान आरोपी है, या अगर मतलब एक कोई जिनको छोटी जात के लोग समझा जाता है, अगर वो आरोपी हैं, तो ऐसे मामलों में आरोपी के बचाव में सरकार और प्रशासन सामने नहीं आती है। इस हाथरस की घटना के बाद गोंडा की घटना में और भदोई की घटना में तुरंत जो आरोपी थे उनको केवल गिरफ्तार ही नहीं किया गया, बल्कि उनके पक्ष में प्रशासन ने कुछ नहीं कहा। ये नहीं कहा कि बलात्कार नहीं हुआ, या ये नहीं कहा कि शायद जो लोग आरोप लगा रहे हैं, जो पीड़ित पक्ष है, वो झूठ बोल रहा है। इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं हुई। लेकिन मैं 3 केसेस को आपके सामने रखना चाहूँगी, अपनी बात का मतलब उदाहरण के साथ एक तरह से स्पष्ट करने के लिए, जिससे आप समझ सकते हैं कि जिसको हम मनुवादी विचारधारा कहते हैं, और जब वो मनुवादी विचारधारा सरकार की नीतियों को निर्धारित करने पर अपना असर डालती है, तो फिर क्या होता है। पहला उदाहरण हमारे सामने है 2017 में ही, जो उन्नाव में एक नाबालिग लड़की ने कुलदीप सिंह सेंगर, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे और जो योगी जी की ही बिरादरी के हैं, ठाकुर जात के हैं, जब उस बच्ची ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया, तो थानेदार से लेकर के ऊपर के प्रशासनिक अधिकारियों तक किसी ने भी सेंगर का नाम एफआईआर में दर्ज नहीं किया। सब ने सेंगर का नाम ही दर्ज करने से इनकार किया। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हाँ, दूसरी सरकारें भी अपने दल के लोगों को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन इस हद तक नहीं कि एक नाबालिग लड़की पॉक्सो का कानून बनने के बाद आरोप लगा रही है कि फलाने ने मेरे साथ बलात्कार किया, मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई है, लेकिन दूसरों के नाम डाले जाते हैं और उस व्यक्ति का नाम नहीं डाला जाता है। ये बहुत बड़ा उदाहरण है हमारी सरकार की मानसिकता का। उसके बाद क्या होता है, जब ये परिवार, पीड़ित परिवार अपनी बात को और आगे बढ़ाता है और लखनऊ जाकर के मुख्यमंत्री के घर के सामने प्रदर्शन करता है, तो जो आरोपी है विधायक, उसका भाई लड़की के बाप की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है, उसको एक मुकदमे में गिरफ्तार करवाता है और उस बाप की मौत जेल के अंदर हो जाती है। उसके बाद वो पीड़ित परिवार आत्महत्या करने की कोशिश करता है मुख्यमंत्री के घर के सामने। तब जा कर के बड़ी मुश्किल से उस विधायक का नाम एफआईआर में जोड़ा जाता है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है उसके बाद भी। यानी एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में
एक व्यक्ति का नाम आता है एफआईआर में, लेकिन उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और फिर जो इलाहाबाद का उच्च न्यायालय है वो स्वयं मामले में हस्तक्षेप करता है और फिर सेंगर की गिरफ्तारी होती है, लेकिन उसको उन्नाव के जेल में ही रखा जाता है और उसको मतलब बहुत जिसको कहना चाहिए बहुत मतलब मेहमान की तरह वहाँ उसको रखा जाता है। और उसको सब कुछ मालूम है कि उस पीड़ित परिवार के क्या योजना है, वो कहाँ जा रही है, क्या नहीं कर रही है। और जब वो लोग एक गाड़ी में बैठ करके उन्नाव से निकलते हैं तो रास्ते में रात को एक ट्रक बिना नंबर प्लेट के उस गाड़ी से लड़ती है और परिवार के लोग मर जाते हैं और वो लड़की भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाती है। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है और उस पीड़ित बच्ची को अस्पताल में दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है, उस परिवार को भी दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है और वहाँ पर उनकी सुनवाई दिल्ली के कोर्ट में होती है और तब जाकर के सेंगर को मतलब सज़ा होती है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन आप सोचिए क्या क्या नहीं होता है। लड़की का बाप मर जाता है, लड़की का चाचा भी गिरफ्तार हो जाता है, उसकी चाचियाँ मर जाती हैं, वो लड़की भी, वो पीड़िता भी करीब करीब मर जाती है, अपनी जान दे देती है। उसके बाद जा कर के उसको कुछ न्याय मिलता है और आरोपी को सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन ये कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। अभी 8 सितंबर को सीबीआई जो इसकी जांच कर रही थी उसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उस समय जो उन्नाव की डीएम थी, जिलाधीश थी और जो 3 पुलिस के आईपीएस के अधिकारी थे, उनको भी कोई ना कोई सज़ा दी जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। जानबूझ करके उन्होंने कर्तव्य का पालन नहीं किया और उसके बाद क्या होता है? कुछ नहीं होता है। 8 सितंबर को उत्तर प्रदेश की सरकार को सीबीआई कहती है इन 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करो। और मैं बता दूं उन 4 अधिकारियों में से 3 राजपूत जाति के हैं, यानी हमारे मुख्यमंत्री जी के ही जाति के हैं। और अब जब यह हाथरस का मामला होता है तो उसके बाद मुश्किल से 4-5 दिन पहले उत्तर प्रदेश की सरकार कहती है कि जिला अधिकारी के मामले में हमने जांच कर ली है, उसकी कोई गलती नहीं पाई गई, इसलिए उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो क्या मतलब है? मतलब स्पष्ट है कि अलग अलग लोगों के लिए न्याय प्रक्रिया अलग अलग तरीके से लागू की जाएगी। ये सामने आया है कि अगर आप सवर्ण जाति के हैं तो फिर न्याय प्रक्रिया बहुत नरमी के साथ आपके ऊपर लागू की जाएगी, आपका बचाव किया जाएगा। ये सेंगर की पूरी कहानी और ये जो 4 अधिकारी हैं उनके साथ जो कुछ हुआ है या नहीं हुआ है वो ये बात बिल्कुल सिद्ध कर देती है कि न्याय प्रक्रिया का पालन बिल्कुल भेदभाव के आधार पर हो रहा है और किसके ऊपर कौन सी सज़ा दी जाएगी इसका फैसला शायद उनकी जात के आधार पर किया जा रहा है। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक पूर्व मंत्री, केंद्र के मंत्री जो मतलब गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री थे वाजपेयी जी की सरकार में, स्वामी चिन्मयानंद, उनके ऊपर भी बहुत गंभीर बलात्कार के आरोप लगाए गए हैं। और उसमें जो जांच एसआईटी को सौंपी गई जिसमें पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी क्या किया कि अपनी जांच का आधार पीड़ित लड़की का बयान न आधारित करके उसके बयान पर, मतलब जो इसके पहले एफआईआर हुई थी जब जानकारी ही नहीं थी उस पर उन्होंने अपनी जांच को आधारित किया। और उसका नतीजा ये है कि उन्होंने जो 376 में जो बलात्कार की धारा है उसको न लगा करके, उस धारा को कमज़ोर करके
चिन्मयानंद को बचाने के लिए वो धारा कमज़ोर करके उनके खिलाफ दर्ज की। और उसके बाद उन्होंने ये जांच शुरू कर दी कि लड़की ने भी अपराध किया है, और लड़की का अपराध जो बलात्कार की तुलना में बहुत ही छोटा अपराध था, वो एकदम से बड़ा अपराध बन गया और लड़की जेल चली गई। और वो मामला अभी तक चल ही रहा है, कहीं भी वो मामला मतलब न्याय होने तक पहुंचा नहीं है। और बहुत स्पष्ट तरीके से सरकार ने जिस तरह से आरोपित को बचाने का काम किया है, वो बहुत स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आया है। और अब इसी संदर्भ में हम हाथरस का मामला देखें। क्या है हाथरस का मामला? ऐसी घटनाएं हमारे देश में दुर्भाग्यवश रोज़ घटती हैं। दलित लड़कियों के साथ, दलित महिलाओं के साथ, जो गरीब घर के होते हैं, जो भूमिहीन परिवारों के होते हैं, उनके साथ बलात्कार, अत्याचार और हिंसा की घटनाएं उन लोगों के माध्यम से रोज़ होती हैं जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास जातीय वर्चस्व है। और इस मामले में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी मानसिकता के चलते पूरी ताकत लगाई है इस मामले में जो आरोपी हैं उनको बचाने के लिए, क्योंकि वो भी चारों आरोपी ठाकुर जात के हैं, मुख्यमंत्री जी के जात के हैं, मतलब सवर्ण जाति के हैं। आप देखिए कि ये मामला 14 तारीख का है। 14 तारीख को ये महिलाएं, ये 19 साल की नवयुवती अपनी माँ के साथ चारा काटने जाती है, और वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर हैं, और एकदम से माँ पाती है कि वो लड़की दिखाई नहीं दे रही है। वो माँ उस लड़की की तलाश में जाती है और चप्पल उसके दिखाई देते हैं, और वो आगे बढ़ती है और वो देखती है ये भयानक दृश्य कि उसकी बेटी पड़ी हुई है ज़मीन पर। माँ का कहना है कि वो निर्वस्त्र थी, उसके पूरे बदन पर घाव थे, उसके गुप्तांग से खून बह रहा था, उसकी आंखें निकली हुई थीं, उसके अंदर जान थी, वो जीवित थी, लेकिन उसकी ज़बान भी, उसकी जीभ भी कटी हुई थी। और वो चिल्लाती है, उसका बेटा आता है और दोनों उसको उठा करके थाने जाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा डालते हैं, और थाने के बाहर ज़मीन पर वो लड़की तड़प रही होती है। और थाने में लोग कहते हैं तुम लोग नाटक कर रहे हो, और शिकायत दर्ज नहीं करते हैं। उसके बाद दूसरे दिन शिकायत दर्ज होती है और उस लड़की को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो मेडिकल कॉलेज है उसके अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और लड़की ने इसके पहले ही अपनी माँ से एक नाम बता दिया था, उसको बात करने में बहुत परेशानी हो रही है। और जब वो वहाँ अस्पताल पहुँचती है तो 164 में उसका बयान होता है। वो बलात्कार का आरोप लगाती है और बलात्कार की दफ़ा भी दर्ज कर दी जाती है। 307, 376 और SC/ST एक्ट में 4 ठाकुर नौजवानों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो लड़की जीवित है, जान के लिए संघर्ष कर रही है, अस्पताल में है। उसके बाद उसको 8-10 दिन के बाद दिल्ली के अस्पताल में पहुंचाया जाता है। और इसी बीच जांच चल रही है। वहाँ के हाथरस के जो बहुत ज़िम्मेदार अधिकारी हैं, वहाँ का जो पुलिस कप्तान है, वहाँ का जो ज़िलाधीश है, वो बयान देना शुरू करते हैं और कहते हैं हम लोगों को लगता है कि बलात्कार नहीं हुआ है। अब आपको कैसे लगता है? कानून क्या कहता है? अगर एक पीड़िता ने कलमबंद बयान दिया है 164 में कि बलात्कार हुआ है, तो बलात्कार की दफ़ा लगाई जाएगी और वो माना जाएगा कि ऐसा हुआ है। लेकिन
अधिकारी अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं और उसके बाद और भी कहानियाँ आने लगती हैं। एक कहानी आती है कि वो लड़की तो किसी लड़के के साथ गई थी खेत में और उसके भाई ने उसको पकड़ा और उसके भाई ने मतलब जिसको कहते हैं ऑनर किलिंग या इज्जत बचाने के नाम पर उसको इतना पीटा कि उसकी वो हालत, उसकी वो दुर्दशा हो गई। मतलब लड़की ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा, माँ ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन ये कहानी, ये बात फैलाई जाती है कि नहीं, ये जो पीड़ित परिवार है दरअसल यही दोषी है, ये झूठ बोल रहा है, ये झूठा आरोप लगा रहा है और इन्होंने खुद अपनी बेटी या अपनी बहन की जान लेने का काम किया है। उसके बाद क्या होता है, वो लड़की सफदरजंग हॉस्पिटल में दम तोड़ती है, वो ख़त्म हो जाती है। अब अगर इस बात पर भ्रम था कि उसके साथ क्या हुआ, तो फिर पुलिस प्रशासन ने उसकी लाश पर कब्जा क्यों किया? इस तरह से रात के अंधेरे में उसके परिवार को दूर रखकर उस बेटी, उस हमारी बहन की लाश को चोरी से जलाने का काम क्यों किया? इसकी जल्दी क्यों थी? हम लोग सब जानते हैं कि जो हिंदू परिवार होते हैं वो परिवार के लोग उसको नहलाते हैं, उसको साफ कपड़े में लपेटते हैं, उस पर चंदन लगाते हैं या कुछ रीति रिवाज उनके होते हैं और उसके बाद वो अपने तरीके से अपने नियम अनुसार उसके अंतिम संस्कार करते हैं और सूर्यास्त के बाद ऐसे अंतिम संस्कार नहीं किए जाते हैं। तो ये जो अपने आप को हिंदुओं की सरकार कहने वाली सरकार है, आखिर उसने हिंदू धर्म के संस्कारों के खिलाफ ये काम क्यों किया? उस लाश को अपने कब्जे में लेकर के परिवार के लोगों को उनके घर में बंद करके पुलिस के घेरे में उस लड़की को फूंकने का काम क्यों किया? मतलब उसके सम्मान का, उसके आदर का, उसके जीवन काल में इनको कोई ख्याल नहीं था। उसको न्याय देने का काम उन्होंने जीते जी नहीं दिया और जब वो मर गई तब भी उसका सम्मान नहीं हुआ और एक तरह से उसको न्याय से वंचित रखने के लिए पूरा काम शुरू हो गया। तो ये सब बातें निश्चित रूप से हम लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार एक खास मनुवादी मानसिकता के तहत काम कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा, बहुत लोगों का मनुवादी विचार होता है, मानसिकता होती है, लेकिन इस सरकार की नीतियों पर मनुवाद का असर बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। और ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं कि इस सरकार का संचालन करने वाली जो संस्था है आरएसएस, उसने तो 1950 में ही कह दिया था कि हमें तो मनुस्मृति को ही लागू करना है। आपको याद होगा जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उन्नाव से जो सांसद हैं उन्होंने खुलेआम कहा था कि अगर भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी इस चुनाव के बाद तो फिर संविधान रद्दी के टोकरी में जाएगा और इस देश में मनुस्मृति के आधार पर काम किया जाएगा, मनुस्मृति को लागू किया जाएगा। तो ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। जो लोग सरकार को चला रहे हैं वही लोग आज बहुत स्पष्ट तरीके से, और उनका पर्दाफाश पूरे देश के सामने हो रहा है, बहुत स्पष्ट तरीके से मनुवादी विचारधारा के प्रभाव में काम कर रहे हैं और न्याय प्रक्रिया का इस्तेमाल, न्याय प्रणाली का इस्तेमाल अलग अलग तरीके से अलग अलग जाति के लोगों के लिए कर रहे हैं। ये बात बहुत स्पष्ट रूप के साथ साथ हमारे सामने आई है, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। मैं आपसे कहना चाहूँगी भाइयों और बहनों,
कभी कभी हम लोग भी इन बातों से प्रभावित हो जाते हैं। जब से ये घटना घटी है तब से कुछ लोग सोशल मीडिया पर या बयानों में कह रहे हैं, अरे महिला हिंसा तो महिला हिंसा होती है, आप जात की बात क्यों बीच में ला रहे हैं? इस लड़की के दलित होने पर क्यों आप इतना जोर दे रहे हैं? किसी भी महिला के साथ अत्याचार नहीं होना चाहिए। महिलाओं पर होने वाला अत्याचार मतलब बर्दाश्त के बाहर है, हम लोग को नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन जात की बात आप लोग क्यों लगातार जोड़ रहे हैं? आप लोग जातिवादी हैं क्या? ये सवाल उठाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग कहना चाहेंगे कि अत्याचार का जुड़ाव, संबंध जातिगत अत्याचार के साथ कोई नया नहीं। हमारे देश में हजारों सालों से जात के आधार पर जो पीड़ित जातियां हैं उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ बलात्कार हो रहा है, उनके साथ हिंसा हो रही है। यही जो ज़िला है हाथरस का, यहाँ का एक लड़का 2-3 साल पहले अपनी शादी में घोड़ी पर जाना चाहता था, उसको 2-3 महीने लगे लड़ते लड़ते, और आखिर में उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उसको आदेश लेना पड़ा कि वो घोड़ी पर बैठ के जा सकता है। लेकिन वो पूरे रास्ते तक घोड़ी पर नहीं बैठ पाया, बस अपने ससुराल से थोड़ी दूरी पर उसको घोड़ी पर चढ़ाया गया और बस वो दरवाजे पर ही जा पाया। तो ये मानसिकता कौन सी मानसिकता? ये कहा नहीं जाएगा कि एक दलित दूल्हा के साथ ऐसा हुआ, क्या किसी दूसरे दूल्हा के साथ ऐसा होता है? तो अत्याचार, भेदभाव का जाति के स्तर के साथ बहुत ज़बरदस्त संबंध है, बहुत बड़ा रिश्ता है, घनिष्ठ रिश्ता है। ये हम कैसे भूलेंगे? इसीलिए तो SC/ST एक्ट है हमारे देश में, इसीलिए तो SC/ST समुदाय को सुरक्षा देने के लिए विशेष कानून बनाए गए हैं, क्योंकि वो बहुत पीड़ित हैं और उनका उत्पीड़न बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनकी जात की वजह से होता है। तो इस मामले में शुरू से ही कहा जा रहा है कि ये लड़की वाल्मीकि जात की है, भूमिहीन परिवार की है, और जिन्होंने इसके साथ अत्याचार किया उनका एक इतिहास है उस गांव में। वहाँ पर 10-15 ही वाल्मीकि घर हैं और अत्याचार का इतिहास है, मारने पीटने का इतिहास है। वो वहाँ के लिए कोई नई बात नहीं है। तो जो उस परिवार के साथ खड़े थे, अगर वो उस परिवार की जात की बात कर रहे थे, उनके दलित होने की बात कर रहे थे, तो कोई अनुचित नहीं था। इसके साथ साथ आप देखिए कि घटना के बाद क्या हुआ। वो लड़की जब जिंदा थी सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो हाथरस के अंदर ही एक जुलूस निकाला गया सवर्ण समाज की तरफ से, बैनर लगा करके, और उस जुलूस में नारे लगाए गए कि सवर्णों के लड़कों को फंसाया जा रहा है, ये निर्दोष हैं। मतलब उनके अंदर इतना जातिगत जोश है कि वो बलात्कार जैसे जुर्म को भी जुर्म मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं उनकी ये मानसिकता है कि ऐसा तो हमेशा हुआ है, ऐसा होगा, और ऐसा होता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस बात को आप लोग अच्छी तरह से समझिए। और उसके बाद हम लोग लगातार 2 बातें देख रहे हैं। एक तरफ तो पुलिस और प्रशासन लगातार बलात्कार की बात की काट कर रहा है, उससे इनकार कर रहा है, और दूसरी तरफ जो लोग उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना चाहते हैं, चाहे वो प्रेस के लोग हों, चाहे विपक्षी दल के लोग हों, उनको लगातार धमकियां दे रहे हैं। यही नहीं, प्रशासन ने, हाथरस के प्रशासन ने एक फॉरेंसिक जांच की बात कही है कि जो फॉरेंसिक जांच उस लड़की के कपड़े के हुए, उसमें जो किसी तरह का वीर्य उसमें नहीं मिला है, वीर्य का अंश नहीं मिला है। अब इससे लोगों ने कहा देखो बलात्कार नहीं हुआ, कोई प्रमाण नहीं है, फॉरेंसिक जांच आ गई। लेकिन हम लोग सब जानते हैं, महिला आंदोलन के साथ हम लोग जुड़े हैं, हम लोग जानते हैं कि बलात्कार के बाद जो प्रमाण होते हैं,
जो कपड़ों में होते हैं या जिसके साथ बलात्कार हुआ उसके शरीर पे रह जाते हैं, वो 11 दिन तक जिंदा नहीं रहते हैं। 11 दिन में उस लड़की को मतलब पोंछा गया होगा, उसको मतलब साफ किया गया होगा, और ये सारी चीज़ें जो वीर्य का अंश होता है वो सब ख़त्म कर दिया गया होगा। 11 दिन तक वो चीज़ें ज़िंदा नहीं रहती हैं, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन कह रहा नहीं, फॉरेंसिक जांच कह रही है कि वीर्य का कहीं भी कोई सबूत नहीं है। तो ये क्यों कह रहे हैं? क्या उनको मालूम नहीं है कि 11 दिन के बाद इस तरह के प्रमाण नहीं मिलेंगे? उनको मालूम है, तो वो क्यों बचा रहे हैं उन आरोपियों को? ये आपको सोचना होगा, ये दूसरों को समझाना होगा, इन बातों की चर्चा लोगों के सामने करनी होगी कि ये बचाने के लिए हो रहा है। जिस अस्पताल में वो लड़की थी अलीगढ़ में, उसके डॉक्टर कह रहे हैं कि उसके शरीर पर बहुत सारे निशान थे, घाव थे, वो पूरा ऐसा लगता था कि उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, एंट्री हुई है, प्रवेश हुआ है, वो डॉक्टर कह रहे हैं। लेकिन डॉक्टरों की बात को बहुत ज़्यादा प्रसारित नहीं किया जा रहा है, लोगों के सामने वो बातें नहीं लाई जा रही हैं, फॉरेंसिक रिपोर्ट की बात की जा रही है। तो एक तरफ तो बचाने का काम अभी भी चल रहा है, दूसरी तरफ आप देखिए कि सवर्ण समाज के नाम पर अब लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के हमलावर हो रहे हैं। कल हम लोगों ने वीडियो देखा कि पुलिस के सामने अपने आप को ठाकुर कहने वाले लोग वहाँ खड़े थे, बैठे थे और बोल रहे थे कि क्यों आ रहा है ये चंद्रशेखर यहाँ पर, उसको इंतज़ार करना चाहिए, सीबीआई पर उसको विश्वास करना चाहिए, पुलिस की जांच पर उसको विश्वास करना चाहिए, उसका यहाँ पर आने का क्या काम है, उसको हमारे सामने लाओ, हम उसको समझाएंगे, और ऐसा नहीं हुआ है, कोई बलात्कार नहीं हुआ है। ये बात वो बैठे बैठे बोल रहे हैं, खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं, पुलिस वहाँ बैठी है, उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। और आज जब आप पार्टी के लोग वहाँ गए, जिसमें एक सांसद भी थे, उनके ऊपर, उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया, उनके ऊपर स्याही फेंकी गई और नारेबाजी की गई। तो इसका क्या मतलब है? जब प्रेस के ऊपर हमले होंगे, जब दूसरे दल के नेता, विपक्षी नेताओं के ऊपर हमले होंगे, तो उस पीड़ित परिवार की सुरक्षा का क्या होगा? कौन उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगा? वो कितने दिन के लिए सुरक्षित रहेंगे? वो अभी कह रहे हैं कि हम लोग को इस गांव से बाहर ले जाइए, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते हैं। तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जिन पर हम लोग, जो आंदोलन के हिस्सा है, जो जनवादी आंदोलन का हिस्सा है, हम लोगों को बहुत गंभीरता पूर्वक सोचना होगा। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, ये एक घटना की बात नहीं है, ये एक मनोवादी सोच के आधार पर न्याय प्रक्रिया का इस्तेमाल करने का काम हो रहा है। संविधान की जगह मनुस्मृति को लाने का काम हो रहा है। तो क्या इससे केवल दलितों के अधिकारों का हनन होगा? नहीं, समाज के बहुत बड़े हिस्से के अधिकारों का हनन होगा, चाहे महिलाएं हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे पिछड़ी जात के लोग हों, चाहे दलित जात के लोग हों, चाहे कामकाजी वर्ग के लोग हों, यानी मजदूर हों और किसान हों, सबके अधिकारों का हनन होगा। इसीलिए हमने लड़ करके इस देश में संविधान को प्राप्त किया है, क्योंकि संविधान समानता के आधार पर बना है और कुछ हद तक हमारी अधिकारों की रक्षा हमको संविधान के जिंदा रहने से ही मिलती है। और इसीलिए हम लड़ते हैं कि ये संविधान और मजबूत हो, इसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उनको दूर किया जाए, लेकिन उसको हटा करके उसकी जगह मनुस्मृति को ला करके किसके अधिकार बचेंगे? किसके अधिकार सुरक्षित रहेंगे? हम जो सवर्ण लोग हैं उनसे भी कहना चाहते हैं कि आपके भी जो आम हिस्से हैं, आपके भी जो गरीब हिस्से हैं, उनके भी अधिकार सुरक्षित नहीं रहेंगे। एक बहुत छोटा, बहुत ही छोटा हिस्सा समाज का होगा जिसका जातीय वर्चस्व है, और जातीय वर्चस्व के साथ आर्थिक वर्चस्व है। जो इस देश के बहुत बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उन्हीं के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बाकी जो पूरा शोषित समाज है, जो पूरा असमानता का शिकार समाज है, आर्थिक असमानता, लैंगिक असमानता
और सामाजिक असमानता का शिकार समाज है, उन सब के अधिकारों का हनन होगा, कुठाराघात होगा और किसी के भी अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। जनवाद के रहते ही, संविधान के रहते ही हम अपने अधिकारों को प्राप्त करने की लड़ाई लड़ सकते हैं। जब संविधान खत्म कर दिया जाएगा, जब ये समानता यानी न्याय की नज़रों में समानता की प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी, तो हमारे अधिकारों की लड़ाई और भी ज़्यादा जटिल और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस घटना को, हाँ एक नृशंस घटना है, महिला के साथ एक बर्बर हमला की घटना है, एक बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए, अब वो जानवर कहना गलत हो जाएगा क्योंकि जानवर ऐसा नहीं करते हैं, एक बहुत ही विभत्स बलात्कार की ये घटना है, एक गैंग रेप, सामूहिक बलात्कार। और ये आप समझ लीजिए कि बलात्कार को क्यों ये हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि सामूहिक बलात्कार की सज़ा मृत्युदंड भी हो सकती है। हम लोग मृत्युदंड के पक्ष में नहीं हैं कि, लेकिन आज भी हमारी न्याय प्रणाली में सामूहिक बलात्कार के उपलक्ष्य में मृत्युदंड भी दिया जा सकता है। तो मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, मतलब बेल पाने से बचाने के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। ये तमाम एक कहानी गढ़ी जा रही है ताकि लोग भ्रमित हो जाएं, लोगों के दिमाग में ऊल जलूल सवाल उठ जाएं कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, पता नहीं, शायद ऐसा हुआ, शायद वैसा हुआ। इन सारे भ्रमों को दूर कर दीजिए। हमारा कानून कहता है, SC/ST एक्ट भी लागू है, अब हत्या की बात भी जुड़ गई है, लेकिन गैंग रेप का मामला भी है, क्योंकि पीड़ित महिला ने गैंग रेप का आरोप अपने कलमबंद 164 धारा के अंतर्गत बयान में किया है। ये आरोप उसने लगाया है, उसकी इज्जत होनी चाहिए, उसको मान्यता देनी होगी। और इस लड़ाई को हमको लड़ना है उस अपनी बहन के लिए, उस अपनी बहन को न्याय दिलाने के लिए, लेकिन उसके साथ साथ तमाम महिलाओं के लिए न्याय का रास्ता खुला रखने के लिए, तमाम पीड़ित समाज, शोषित समाज के लिए अधिकारों की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए हमको ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि इस रोशनी में मनुस्मृति क्या है। मनुस्मृति एक व्यवस्था है जिसमें वर्ण आश्रम धर्म को नैतिक ठहराया गया है, जन्म पर आधारित असमानता को नैतिक ठहराया गया है, हर तरह की असमानता को बनाए रखने के लिए न्याय प्रणाली को अलग अलग तरीके से लागू करने की व्यवस्था मनुस्मृति का हिस्सा है। अगर एक ऊंची जात का व्यक्ति एक तथाकथित छोटी जात के व्यक्ति के साथ अपराध करता है, हिंसा करता है, तो उसको बहुत छोटी सज़ा मिलती है, उसको केवल प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई पिछड़ी जात का या दलित जात का व्यक्ति किसी ऊंची जात के व्यक्ति के साथ अपराध करता है तो फिर मौत की सज़ा उसको मिलती है। बहुत यंत्रणाएं दे करके उसको मौत के घाट उतारने की बात कही गई है। तो ये जो एक बुनियादी बात है मनुस्मृति की, एक धारा है उसकी, कि असमानता को बनाए रखने के लिए असमान न्याय प्रक्रिया भी ज़रूरी है, वो भी उचित है, उसको भी लागू किया जाएगा। इन दोनों चीज़ों को निश्चित रूप से हम लोग हाथरस की घटना में देख रहे हैं। और हाथरस की घटना के अलावा जब से ये सरकार आई है, हम देख रहे हैं कि इन्हीं बातों को लेकर के, इसी मानसिकता को लागू करने के लिए उसकी तमाम नीतियां और उसकी तमाम कार्यप्रणाली अब समझ में आती है कि हाँ, ये कार्यप्रणाली प्रभावित है मनुस्मृति की बुनियादी नीतियों से। तो भाइयों और बहनों, मैंने आपका समय काफ़ी लिया है, आपने बहुत धैर्य के साथ सुना है, तो आपसे तो मैं कहूँगी थोड़ा बहुत मनुस्मृति पढ़िए,
और उसकी रोशनी में इस घटनाक्रम को देखिए और लोगों को समझाइए कि लड़ाई बहुत बड़ी है। हाथरस के परिवार की लड़ाई तो है, दलितों के मान सम्मान की लड़ाई तो ये है, महिलाओं के अधिकारों की ये लड़ाई तो है, लेकिन समाज के अंदर जनवादी मूल्यों को बचाए रखने की भी ये लड़ाई है। समाज के अंदर संविधान को बनाए रखने की भी ये लड़ाई है और एक समानता पर आधारित समाज की रचना की लड़ाई अब लड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए उन तमाम हिस्सों को समझाना और उन तमाम हिस्सों को अपने साथ जोड़ना आवश्यक हो गया है, जो मनुस्मृति के अन्याय से प्रभावित होंगे, जो उससे पीड़ित होंगे। उनकी समझदारी को बना करके, उनकी आंखों को खोल करके इस बड़ी और व्यापक एकता और ताकत को खड़ा करने की ज़रूरत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सवाल होंगे, बातचीत होगी, तो निश्चित रूप से आगे भी हम लोग मिल करके सवालों का जवाब आपस में बांटेंगे और अपनी इस समझ को दूर तक पहुंचाने का काम करेंगे। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।